वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जी के प्रश्नों का महासंग्राम, एक क्लास सब खल्लास, जिसमें हम कवर कर रहे हैं भूगोल, ऐतिहासिक, राजनीतिक, स्टैटिक, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, सभी विज्ञान के सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है आज का, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे? तो ऑप्शन देखते हैं, बिंदुसार, दशरथ, अशोक या चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ऐसे मौर्य शासक थे जो भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के संस्थापक धनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त की मृत्यु भी श्रवणबेलगोला में ही हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, जोको विडोडो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं और जोको विडोडो इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? तो हमारे ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, आइसलैंड या अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्टेरॉइड का प्रयोग किया। तो सबसे पहले आपको बता दो स्टेरॉइड क्या होता है। तो स्टेरॉइड ऐसा ड्रग होता है जिसको खेल बॉडी रहती है, जो खेल प्राधिकरण उनके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है कि कोई भी खिलाड़ी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह शरीर की क्षमताओं को बढ़ाता है। तो प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्टेरॉइड का प्रयोग किया। तो ऑप्शन देखते हैं, सुमिता, समांचा जानू, अश्विनी अकुंजी या प्रतिमा कुमारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि समांचा जानू ने सबसे पहले स्टेरॉइड का प्रयोग किया था और यह वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह मत किसका था? तो हमारे ऑप्शन है सीले, प्लूटो, अब्राहम लिंकन या यूनिवर्स। तो इसका सही जवाब होने वाला है सीले। सीले का यह मत था कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। अगले ऑप्शन देखते हैं, तो प्लूटो। तो प्लूटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अब्राहम लिंकन, तो इनका भी एक कथन बहुत फेमस है कि प्रजातंत्र लोगों द्वारा चुने गए लोगों का लोगों पर ही शासन है। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म में कितने मार्ग बताए गए हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, अष्टमार्ग, सप्तमार्ग, द्विमार्ग या द्वादश मार्ग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टमार्ग। बौद्ध धर्म में अष्टमार्ग बताए गए हैं। तो आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो सम्यक दृष्टि, हर किसी का आगे सम्यक जोड़ना है तो मैं सम्यक नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, इसी प्रकार वाणी, कर्मांत, अजीब, व्यायाम, स्मृति और समाधि। तो यह बौद्ध धर्म में अष्टमार्ग बताए गए हैं। और द्वादश क्या है? तो द्वादश ज्योतिर्लिंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे, 7वीं योजना, चौथी योजना, तीसरी योजना या छठी योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथी योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता। और चौथी योजना का प्रारूप योजना आयोग के उस समय के उपाध्यक्ष DR गाडगिल ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब हम, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन देखते हैं। तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। थोड़ा करंट अफेयर बता देता हूँ। तो 2021-22 के लिए रणजी ट्रॉफी जीती है मध्य प्रदेश ने और उप विजेता रहा है मुंबई। और रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1935 में की गई थी, जिसे BCCI कंट्रोल करती है। BCCI यानी कि बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। और BCCI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें सभी को BCCI ही कंट्रोल करता है। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं, 1945 से 1991 तक दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ाई कहलाती है। तो हमारे ऑप्शन देख रहे हैं हम, संघर्ष युद्ध, मैत्रीभाव युद्ध, शैथिल्य युद्ध या शीत युद्ध। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन 4, यानी कि शीत युद्ध।
अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो लड़ाई चली उसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और शीत युद्ध का समापन कब हुआ? जब सोवियत संघ टूट गया। 1991 में सोवियत संघ 15 अलग अलग देशों में टूट गया। उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिंक दे रखे हैं, तो अगर आपको ग्रुप्स में जुड़ना है तो उस लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था है तो ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था, एकल अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था या खाद्य प्रचुर अर्थव्यवस्था। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी और शासकीय दोनों का ही योगदान है। और अगर हम बात करें पीपीपी टर्म्स में तो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीपीपी मॉडल यानी कि परचेसिंग पावर पेरिटी, क्रय शक्ति समता में भारत अमेरिका चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये हमारा प्रश्न है। तो ऑप्शन देखते हैं, नहरें, कुएं और नलकूप, पानी की टंकियां या तालाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, कुएं और नलकूप सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं, जो कि कुल सिंचाई का 35% होल्ड करते हैं। कितना? 35% सिंचाई यानी कि कुएं और नलकूप से ही होती है देश में। साथ ही और कुछ बताता हूं आपको मैं, सर्वाधिक नलकूप वाला राज्य है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्ति को श्रम के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और इसमें कुछ इसी प्रकार की डेफिनेशन आती है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन होती है। तो प्रश्न देखते हैं कि व्यक्ति को श्रम के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है मजदूरी, लाभ, ब्याज या विश्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मजदूरी। व्यक्ति को श्रम के लिए क्या दिया जाता है? तो उसको मजदूरी दी जाती है। जब व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है, जैसे कि मकान बनाने में मिस्त्री ईंट उठाता है, तो इस प्रकार के श्रम के लिए मजदूरी दी जाती है। लेकिन और एक और श्रम के लिए, श्रम वो इस प्रकार का श्रम है जैसे कि ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर चलाना, बैंक में काम करना, या मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इस प्रकार के श्रम के लिए वेतन दिया जाता है। तो जो हम शारीरिक श्रम करते हैं उसके लिए हमें मजदूरी मिलती है और हम जो केवल श्रम करते हैं उसके लिए हमें वेतन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी वस्तु का मूल्य धन के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारे लागत, भाव, कीमत या लाभ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, कीमत। जब उपभोक्ता को किसी भी वस्तु के लिए जो रकम चुकानी पड़ती है वह उस वस्तु की कीमत हो जाती है। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा कीमत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हजामत का शीशा कौन सा है? तो देखिए लैंग्वेज कैसी है, हजामत का शीशा। ये प्रश्न मैंने प्रीवियस आर्मी के एग्जाम से लिया है, जो क्लर्क के लिए हुआ था उससे उठाया है मैंने प्रश्न। तो हमारा प्रश्न है हजामत का शीशा कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, उत्तल, अवतल, समतल या परवलय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल लेंस, यानी कि जो कटिंग की दुकान पर, नाई की दुकान पर शीशा लगा रहता है वो होता है अवतल लेंस या अवतल दर्पण, और जो मोटर गाड़ियों में साइड देखने के लिए लगा रहता है वो रहता है उत्तल दर्पण। चलिए आगे बढ़ते हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके बाद हम ऑप्शन देखते हैं, सफेद सीमेंट, सफेद लेड, जिंक ऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। जो अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट होता है, यानी कि आधा जल में घुला हुआ कैल्शियम सल्फेट होता है, उसे ही पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और इसके अन्य उपयोग भी हैं, जैसे कि मूर्तिकला में छत और दीवारों को चिकना करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा भारत। सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, लेकिन वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार है, फेयर टाइप से इलेक्शन नहीं होते हैं, इसीलिए सर्वाधिक मतदाता भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे। तो हम ऑप्शन देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी या राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे तो वो हो जाएंगे हमारे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। इसके साथ इन्होंने वेद और आत्मीय सभा की भी स्थापना करी थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय और वेद एवं आत्मीय सभा की संस्थापना भी
राजा राम मोहन राय। इसके साथ ही सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ, उसका भी सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर परिवार में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, तो ऑप्शन है हमारे बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध। सौर परिवार में सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से मैं आपको ग्रह की लिस्ट बता देता हूं। तो ये मान लो हमारा सूर्य है, तो ये है बुध हो जाएगा, ये हो जाएगा शुक्र, ये हो जाएगा पृथ्वी, मंगल। फिर इसके बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट पड़ता है जिसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से आते हैं। उसके बाद आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये सूर्य जो हमने ये क्रम बनाया है ये सूर्य से दूरी के हिसाब से। तो सूर्य सबसे निकट है बुध, फिर आ जाएगा शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, एस्टेरॉयड बेल्ट, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैयद वंश का संस्थापक था, तो ऑप्शन हम देख रहे हैं खिज्र खां, मोहम्मद गोरी, मलिक काफूर या मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खिज्र खां। खिज्र खां ही सैयद वंश का संस्थापक था। मोहम्मद गोरी को आप जानते होंगे, पृथ्वीराज चौहान से इसने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला हमारा ऑप्शन है मलिक काफूर। तो मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार में खरीद के लाया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी हिजड़ा भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो हम ऑप्शन देख रहे हैं लॉर्ड चैंसडाउन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही जवाब होने वाला है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय था और यह 1916 से 1921 तक भारत का वायसराय रहा था। इसके कार्य शासनकाल में कुछ कार्य आपको बता देता हूँ। तो 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1917 में सेडल आयोग या सेडलर आयोग का गठन किया गया था और 1919 में रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड, यह सभी कार्य इसी के शासनकाल में हुए थे। यानी कि जब ये 1916 से 1921 तक भारत का वायसराय था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों से है, तो ऑप्शन है हमारे त्रिपिटक, ढकवा, खानकाह या मुरीद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खानकाह। तो सूफी संत जिस स्थान पर रहते थे उसे बोलते थे खानकाह। अगला है हमारा, अगले ऑप्शन देखते हैं मुरीद। तो जो सूफी संतों के शिष्य होते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मुरीद। और बौद्ध धर्म में 3 पिटक बताए गए हैं, वही त्रिपिटक हैं। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक के आपको मैं नाम बता देता हूं। तो एक तो है अभिधम्म पिटक, फिर आ जाएगा विनय पिटक और तीसरा हो जाएगा सुक्त पिटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिनेगोग किससे संबंधित है, तो ऑप्शन देख रहे हैं हिंदू धर्म से, यहूदी धर्म से, बौद्ध धर्म से या ईसाई धर्म से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहूदी धर्म से। सिनेगोग किससे संबंधित है, तो यह यहूदी धर्म से संबंधित है। यानी कि यहूदियों का जो पूजनीय का स्थान होता है उसे ही सिनेगोग कहते हैं। अच्छा, एकमात्र यहूदी देश कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल। हिंदू धर्म में पूजा संबंधित मंदिर है, बौद्ध लोग मठ में पूजा करते हैं और ईसाई लोग चर्च में पूजा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था, तो ऑप्शन है हमारे नवजीवन आश्रम, वर्धा आश्रम, स्वराज आश्रम या सत्याग्रह आश्रम। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन 4, सत्याग्रह आश्रम ही साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था। इसकी स्थापना 1916 में महात्मा गांधी ने करी थी। कहाँ पर, अहमदाबाद। 1916 महात्मा गांधी, अहमदाबाद। साबरमती आश्रम की स्थापना। साबरमती आश्रम भारत की मोस्ट आइकॉनिक प्लेस है। जब भी कोई वर्ल्ड लीडर भारत का दौरा करता है तो आपने देखा ही होगा कि वो साबरमती आश्रम जरूर जाते हैं और चरखा चलाते हुए यूनिक की फोटो जरूर खींचते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन देखता हूँ इसके में वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु या पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लुम्बिनी। बौद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में और यह हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। और बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर। कुशीनगर वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। तो अगर हम जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। कुल 80 वर्ष जिए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्कृष्ट धातु को गलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम ऑप्शन देख रहे हैं नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या एक्वा रेजिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्वा रेजिया यानी कि ऑप्शन 4। उत्कृष्ट धातु को गलाने के लिए एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। एक्वा रेजिया को हम
अम्लराज भी बोलते हैं। तो आपको बताता हूँ अम्लराज या एक्वारिजा कैसे बनता है। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल साथ ही सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाया जाता है और जो इसका मिश्रण बनता है उसे ही एक्वारिजा या अम्लराज बोलते हैं। और इसका उपयोग उत्कृष्ट धातु को गलाने के लिए किया जाता है, उत्कृष्ट धातु जैसे सोना और प्लेटिनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलू का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो ऑप्शन है हमारे जड़, तना, बीज या पत्तियां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तना। आलू का हम तना वाला भाग खाते हैं। अच्छा, कोई ऐसा है जो आलू की पत्तियां खाता है? अगर खाता हो तो कमेंट करके जरूर बता दें। आलू का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तना। और आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबरिलिज्म या सोलेनम ट्यूबरोसम। और आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यक्ष्मा के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल या डिटोल। तो इसका सही जवाब होने वाला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। यक्ष्मा यानी कि टीबी जिसे हम तपेदिक भी बोलते हैं, तो यक्ष्मा के इलाज के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी खोज करी थी बॉक्समैन नामक वैज्ञानिक ने। स्ट्रेप्टोमाइसिन की स्थापना खोज करी थी बॉक्समैन ने और यह एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो ऑप्शन है हमारे प्लेग, स्मॉल पॉक्स, फाइलेरिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है, प्लेग बैक्टीरिया से होता है और फाइलेरिया प्रोटोजोन्स बीमारी है, यानी कि प्रोटोजोआ से फाइलेरिया होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुफा में त्रिमूर्ति की प्रतिमाएं हैं? तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे एलोरा, अजंता, एलिफेंटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन थर्ड। त्रिमूर्ति की प्रतिमाएं एलिफेंटा की गुफाओं में है और त्रिमूर्ति की प्रतिमा यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन देख रहे हैं असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिल्का झील आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो इसके हमारे ऑप्शन हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या गुजरात। तो सही जवाब होने वाला है उड़ीसा। चिल्का झील आर्द्र भूमि उड़ीसा राज्य में स्थित है और 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आर्द्र भूमि या वेटलैंड डे मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका की संसद किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे कांग्रेस, संसद, डाइट या लोकसभा। तो इसका सही जवाब होने वाला है कांग्रेस। अमेरिका की संसद को हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं और हमारे देश भारत में कांग्रेस एक पार्टी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक साहित्य में शिव का कौन सा रूप सबसे पहले मिलता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम, शिव, महेश, रुद्र या भैरव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्र। वैदिक साहित्य में सबसे पहले शिव का कौन सा रूप मिलता है? तो वो मिलता है हमें रुद्र रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु होता था? तो हमारे ऑप्शन है हाथी, शेर, गेंडा या बारहसिंगा। तो बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु होता था हाथी। क्या होता था? शेर होता था। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु होता था शेर। शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। लेकिन आप जानते हैं कि शेर पूरे भारत में सिर्फ गुजरात में ही पाए जाते हैं, इसलिए उस समय की सरकार ने ऐसा पशु ढूंढा जो पूरे भारत में पाया जाता है, तो वो है शेर। शेर पूरे भारत में ही बाघ पूरे भारत में ही लगभग पाया जाता है, इसलिए 1973 के बाद भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया बाघ। और बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस और शेर का नाम होता है पैंथेरा लियो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंदरी प्रसिद्ध हैं? तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सीमेंट उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, चीनी उत्पादन या स्टील उत्पादन के लिए। तो इसका सही जवाब होने वाला है उर्वरक उत्पादन के लिए। सिंदरी काय के लिए प्रसिद्ध है? तो यह उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और सिंदरी झारखंड राज्य में स्थित है। अब सीमेंट के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। चीनी उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश और स्टील के लिए है हमारे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये तीनों स्टील के लिए फेमस है। सिंदरी है उर्वरक के लिए, यानी कि फर्टिलाइजर्स के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो हमारे ऑप्शन है 1942, 1943, 1944 या 1946। तो सही जवाब हो जाएगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था
और इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह वाला शहर कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं कालीबंगा, कोट दीजी, लोथल या रोपड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन 3। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह वाला शहर है लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल किस नदी के किनारे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे। और कालीबंगा से सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अच्छा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगानगर जिला, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीनगर किसने बसाया था? तो ऑप्शन है हमारे हर्ष ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने या बिंदुसार ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त ने, सॉरी अशोक ने। श्रीनगर किसने बसाया था? तो श्रीनगर बसाया था अशोक ने। अगला प्रश्न देखते हैं। चाय निर्यात के लिए भारत का मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं मुंबई, कोलकाता, कांडला या चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। चाय निर्यात के लिए भारत का मुख्य बंदरगाह है कोलकाता। मुंबई बंदरगाह से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट और सूती वस्त्रों का एक्सपोर्ट करते हैं। कांडला से हम गल्फ देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, और चेन्नई से हम भारी मशीनरी का एक्सपोर्ट करते हैं जापान, चीन, रूस आदि देशों को। तो चाय निर्यात के लिए मुख्य बंदरगाह हो जाएगा कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है बंदरगाह। मुंबई का इस्तेमाल हम पेट्रोलियम और सूती वस्त्रों के लिए करते हैं। कांडला बंदरगाह का इस्तेमाल गल्फ देशों के लिए, और चेन्नई का भारी मशीनरी के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होने वाला है तमिलनाडु। तमिलनाडु से दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती है। फिर यहाँ पर वर्षा होती है, वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन देखते हैं 8, 7, 6 या 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। वर्तमान भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारा अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, पांडिचेरी, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख। कल ही हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां और उनके राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी को शामिल किया है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर वो पूरा देखना हो तो आप देख सकते हैं। तो वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है हमारा, ये होमवर्क प्रश्न है। स्टेनलेस स्टील क्या है? तो इसके ऑप्शन है एक तत्व है, एक यौगिक है, एक मिश्रण है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।